नमस्कार। आज हम भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक ऐसे शो पर बात करते हैं जो सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के बचपन का अहम हिस्सा बन गया था। मेरा मतलब है शक्तिमान। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शो इतना बड़ा फेनोमेनन क्यों बना? सही। 90 के दशक में इसका ऐसा जादू क्यों चला? इसकी कहानी में क्या खास था? और आज भी इसका नाम आते ही लोग क्यों मुस्कुरा देते हैं? हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ भारत का पहला सुपर हीरो शो नहीं था। ये उस दौर का, आप कह सकते हैं, एक सांस्कृतिक लैंडमार्क था। बिल्कुल। तो चलिए इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। शो का नाम शक्तिमान, और इसे बनाया था मुकेश खन्ना जी ने। वही महाभारत वाले भीष्म पितामह। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प यह है कि उन्होंने सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं किया अपने प्रोडक्शन हाउस भीष्म इंटरनेशनल के जरिए, बल्कि लीड रोल भी खुद ही निभाया। बिल्कुल सही। और ये शो चला भी लंबा, 1997 से शुरू हुआ और जहां तक मुझे याद है 2005 तक, मतलब लगभग 520 एपिसोड्स। 520। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। डीडी नेशनल पर आता था ये। हाँ, दूरदर्शन पर। और इसे माना जाता है भारत का पहला और सबसे कामयाब, सबसे पॉपुलर सुपर हीरो टेलीविजन शो। इसने टेलीविजन पर एक नया रास्ता खोला सही में। 520 एपिसोड्स। आजकल के कई वेब सीरीज भी शायद कुल मिलाकर इतने नहीं होते होंगे। लेकिन सिर्फ ये नंबर ही नहीं, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी बड़ा अनोखा था, है ना? वो गंगाधर वाली बात। हाँ हाँ, वही तो इसकी जान थी। कहानी के दो पहलू थे बिल्कुल अलग। एक तरफ था पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। हाँ, क्या नाम था? बिल्कुल, ये आज की आवाज नाम के एक अखबार में फोटोग्राफर था। देखने कैसा, बिल्कुल भोला भाला, थोड़ा कह लीजिए अनाड़ी सा, मजाकिया, यहाँ तक कि थोड़ा डरपोक भी। हाँ, वो बड़ी बड़ी मूछें, अजीब से कपड़े। हाँ, और बोलने का वो एक खास अंदाज। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, शक्तिमान, भारत का अपना सुपर हीरो, एकदम शक्तिशाली, गंभीर, न्याय का रक्षक। और इसका जन्म भी कोई साधारण नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी के हिसाब से प्राचीन साधुओं का एक समूह था, सूर्यवंशी। उन्होंने ब्रह्मांडीय शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे बनाया था। शक्तिमान को अपनी शक्तियां मिली थीं कुंडलिनी योग से और 5 तत्वों के जागरण से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। अच्छा। और ये शक्तियां उसे मिली थी मानव जाति के रक्षा के लिए। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक ही आदमी में, मतलब एक ही एक्टर ने इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाया। गंगाधर जो शायद छोटी सी चीज से डर जाए, और शक्तिमान जो बड़े से बड़े विलन से भिड़ जाए। आपको क्या लगता है, दर्शकों को ये डबल रोल इतना क्यों पसंद आया? देखिए, मुझे लगता है इसके कई कारण थे। एक तो ये वो क्लासिक आइडिया है ना कि आम आदमी में भी हीरो छिपा हो सकता है। गंगाधर बिल्कुल हमारे जैसा लगता था, है ना? हाँ, रिलेटेबल था। बिल्कुल। और ये सोचना कि हमारे बीच ही कोई सुपर हीरो हो सकता है, ये बात ही बड़ी लुभावनी थी। दूसरा, इससे कॉमिक रिलीफ भी मिलता था। सही। गंगाधर वाला सीन अक्सर हल्के फुल्के और मजेदार होते थे, तो शक्तिमान के जो गंभीर एक्शन सीन होते थे, उनके बीच ये एक अच्छा बैलेंस बनाते थे। और तीसरा भाई, मुकेश खन्ना जी की एक्टिंग। उन्होंने जिस तरह इन दोनों बिल्कुल अलग किरदारों को निभाया, वो कमाल था। कभी गंगाधर की वो थोड़ी बचकानी हरकतें, तो कभी शक्तिमान का वो रौबदार अंदाज। दर्शकों के लिए मजा आ जाता था देखकर। हाँ, एक्टिंग की बात करें तो मुकेश खन्ना ने वाकई इन दोनों किरदारों को आइकॉनिक बना दिया। लेकिन कहानी में विलन भी तो उतना ही जोरदार था। ओ बिल्कुल। शक्तिमान का मुख्य दुश्मन कौन? तमराज किल्विश। हाँ। इस रोल को निभाया था सुरेंद्र पाल जी ने। और उनका वो अंदाज, वो गहरी आवाज आज भी गूंजती है कानों में। वो डायलॉग। हाँ, किल्विश सिर्फ कोई मामूली विलन नहीं था, वो बुराई का, अंधकार का प्रतीक था। और उसका वो मशहूर डायलॉग, अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहे। स्रोत में शायद अंधकार ही सत्य है लिखा है, लेकिन अंधेरा कायम रहे ज्यादा चला। खैर, हम स्रोत के हिसाब से चलते हैं, अंधकार ही सत्य है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये शो का जो मूल थीम था ना, अच्छाई बनाम बुराई, उसका सार था। सही। किल्विश और उसके साथी, जैसे वो डॉक्टर जेकॉल, कपाला, शैलाका या शल्यक, ये सब मिलकर शक्तिमान के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते थे। और इन किरदारों के अलावा गीता विश्वास का रोल भी तो काफी अहम था। हाँ, बिल्कुल। गीता विश्वास जो पहले वैष्णवी मर्चेंट ने निभाया था, फिर बाद में दूसरी एक्ट्रेस आई, वो आज की आवाज में रिपोर्टर थीं, गंगाधर की सहकर्मी।
वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की का किरदार था। अक्सर वो खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाती थी और फिर शक्तिमान उसे बचाता था। हाँ। और साथ ही वो हमेशा शक्तिमान की असली पहचान जानने के बहुत करीब पहुंच जाती थी। इससे कहानी में एक सस्पेंस भी बना रहता था। अच्छा। और हाँ, शक्तिमान के गाइड महागुरु, जिनका रोल टॉम ऑल्टर ने किया था, या शास्त्री जी जो उसे मुश्किल वक्त में सलाह देते थे, वो भी कहानी के जरूरी हिस्से थे। तो कहानी मजबूत थी, किरदार यादगार थे। लेकिन शो की और क्या खासियतें थी जिन्होंने इसे इतना खास बनाया? जैसे उसकी शक्तियां। हाँ, शक्तिमान की शक्तियां काफी अलग अलग थी, जो उसे उन 5 तत्वों से मिली थी। वो उड़ सकता था, ये देख के तो बच्चे पागल हो जाते थे। हाँ, वो उड़ने वाला सीन तो सबको याद है। बिल्कुल। वो बहुत तेज रफ्तार से चल सकता था, दीवारों के आर पार निकल सकता था, आंखों से एक्सरे की तरह देख सकता था, टेलीपैथी से बात कर सकता था, और यहाँ तक कि अपनी चोटें खुद ठीक भी कर सकता था, मतलब सेल्फ हीलिंग। वाह। ये सब चीजें उस समय भारतीय टीवी पर देखना एक बिल्कुल नया अनुभव था। और इन सुपर पावर्स के अलावा एक और चीज थी जो हर एपिसोड में जरूर होती थी, वो नैतिकता वाली बात। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये क्या था और कैसे काम करता था? ये शो का एक बहुत ही, मैं कहूँगा, यूनिक और इम्पोर्टेंट पहलू था। हर एपिसोड के आखिर में शक्तिमान सीधा कैमरे में देखकर बच्चों से बात करता था। अच्छा, डायरेक्ट एड्रेस। हाँ, सीधा बच्चों से। वो उन्हें अच्छी आदतें सिखाता था, सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, जानवरों से प्यार करना, अपने आसपास सफाई रखना, नशे से दूर रहना, ट्रैफिक रूल्स मानना। और ये सिर्फ भाषण जैसा नहीं लगता था, क्योंकि ये उनका हीरो शक्तिमान कह रहा होता था। ये कोशिश थी कि मनोरंजन तो हो ही, साथ में बच्चों में अच्छे संस्कार भी डाले जाएं। शायद दूरदर्शन जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से भी इस पर ज्यादा जोर दिया गया। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा प्रयास था, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का मिक्स। अच्छा, और विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स की बात करें तो 90s के हिसाब से वो कैसे थे? देखिए, आज अगर हम 2024-25 में बैठकर देखें तो शायद हमें वो वीएफएक्स देखकर हंसी आए। हाँ, शायद। लेकिन 1997 के भारत के लिहाज से सोचिए, वो काफी एम्बिशियस थे। बहुत हिम्मत वाला काम था वो। शक्तिमान का उड़ना, वो गोल गोल घूम के गायब होना, हाथों से वो किरणें निकालना, हाँ। ये सब उस समय की जो तकनीक थी, ज्यादातर क्रोमा की, मतलब वो हरे या नीले पर्दे का इस्तेमाल करके उसके जरिए किया जाता था। अच्छा। बेशक हॉलीवुड फिल्मों वाली फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन भारतीय टीवी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था, और दर्शकों पर, खासकर बच्चों पर, इसका जबरदस्त असर होता था। ये दिखाता है कि अगर कहानी और किरदार में दम हो तो तकनीकी कमियां होते हुए भी दर्शक जुड़ जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। कहानी और किरदार का जादू ऐसा चला कि शो का असर सिर्फ टीवी स्क्रीन तक नहीं रहा, समाज में दिखने लगा। इसका सोशल इम्पैक्ट कैसा रहा? असाधारण। मैं तो यही कहूंगा, 90 के दशक में जो बच्चे बड़े हो रहे थे उनके लिए शक्तिमान सिर्फ एक टीवी कैरेक्टर नहीं था, वो एक रियल लाइफ हीरो जैसा बन गया था। हाँ। बच्चे उसकी तरह ड्रेस पहनना चाहते थे, उसकी तरह बोलना चाहते थे, उसकी तरह बनने की कोशिश करते थे। स्कूलों में, गलियों में, पार्कों में आपको छोटे छोटे शक्तिमान दिख जाते थे। और वो डायलॉग, गंगाधरी शक्तिमान है, ओहो, वो तो एक कल्ट बन गया था। मतलब बच्चों के बीच ये एक तरह का सीक्रेट कोड जैसा हो गया था। हाँ। अगर आपको ये पता है तो मतलब आप भी शक्तिमान फैन क्लब के मेंबर हैं। ये दिखाता है कि शो लोगों की रोजमर्रा की बातचीत में कैसे शामिल हो गया था। लेकिन इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी का एक डार्क साइड भी सामने आया था, है ना? वो बच्चों के साथ हुए हादसे। हाँ, और वो बहुत सीरियस बात थी। शो का असर इतना ज्यादा था कि कुछ बच्चे सच में मानने लगे थे कि वो भी शक्तिमान की तरह उड़ सकते हैं या खतरनाक स्टंट्स कर सकते हैं। अरे बाप रे! हाँ, ऐसी खबरें आने लगीं कि बच्चे छतों से कूदने की कोशिश कर रहे हैं या आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ बच्चों को चोटें भी आईं, कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए। ये तो बहुत खतरनाक था। बिल्कुल। स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई थी कि सरकार को दखल देना पड़ा। खुद मुकेश खन्ना जी को शो के दौरान और अलग से भी टीवी पर आकर बच्चों और पेरेंट्स से अपील करनी पड़ी कि प्लीज शक्तिमान की नकल ना करें। ये सब स्पेशल इफेक्ट्स हैं, असली जिंदगी में ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। सोचकर ही डर लगता है। ये वाकई दिखाता है कि शो का असर किस हद तक था। ये अपने आप में एक केस स्टडी है कि मीडिया बच्चों के मन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल। और अगर इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो शक्तिमान ने एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ा। उस समय तक सुपर हीरो मतलब हॉलीवुड। हाँ, सुपरमैन, बैटमैन। बिल्कुल। शक्तिमान ने साबित किया कि भारत में बना भारतीय कल्चर और वैल्यूज से जुड़ा सुपर हीरो भी दर्शकों को दीवाना बना सकता है और टीआरपी चार्ट्स पर राज कर सकता है। इसने कहीं ना कहीं आगे चलकर जो इंडियन सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स आए, जैसे क्रिश या अभी हाल की ब्रह्मास्त्र,
उनके लिए एक तरह की साइकोलॉजिकल जमीन तैयार की। इसने दिखाया कि हमारे पास भी अपनी कहानियां हैं, अपने हीरोज हैं। तो इसने सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि एक तरह से इंडियन टेलीविजन पर सुपर हीरो जॉनर की नींव रखी और उसे पॉपुलर बनाया। लेकिन जैसा होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या इस शो की कुछ आलोचनाएं या कमियां भी थीं? हाँ, निश्चित रूप से थी। कोई भी चीज, खासकर जो इतने सालों तक चली हो, वो आलोचना से बच नहीं सकती। एक जो मुख्य आलोचना होती है वो है शो की लंबाई को लेकर। हाँ, 500 से ज्यादा एपिसोड। बिल्कुल। कई लोगों को लगा कि कहानी को जरूरत से ज्यादा खींचा गया, खासकर आखिरी कुछ सालों में। प्लॉट्स रिपीट होने लगे थे, जो नए विलन आए वो उतने दमदार नहीं लगे, और कहानी थोड़ी कह सकते हैं दिशाहीन सी लगने लगी थी। क्या ये उस दौर के टीवी फॉर्मेट का भी असर था? मतलब वीकली शोज अक्सर लंबे चलते थे। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। उस समय वीकली शोज का ही चलन था, और जो शो हिट हो जाता था उसे सालों साल चलाया जाता था। आज हम ओटीटी के जमाने में 8-10 एपिसोड के टाइट सीजन देखने के आदी हैं, लेकिन तब माहौल अलग था। सही। लेकिन फिर भी क्रिएटिव लेवल पर ये एक चैलेंज था, जिसे शायद शो हमेशा उतनी कामयाबी से पार नहीं कर पाया। और वीएफएक्स की बात हमने की थी, समय के साथ वो कैसे लगने लगे? जैसा हमने कहा, उस समय के लिए वो ठीक थे, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और दर्शक हॉलीवुड के ज्यादा पॉलिश्ड वीएफएक्स देखने लगे, शक्तिमान के इफेक्ट्स थोड़े पुराने और कमजोर लगने लगे। हाँ, ये तो होता ही है। हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, खासकर साइंस फिक्शन या फैंटेसी जॉनरा में, जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। और कहानी की क्वालिटी पे भी कुछ सवाल उठे थे बाद में। हाँ, कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि शुरुआती सीजन्स में कहानी और किरदारों में जो फ्रेशनेस और डेप्थ थी, वो बाद के सीजन्स में धीरे धीरे कम होती गई। शायद इतने लंबे समय तक एक ही लेवल की क्रिएटिविटी बनाए रखना मुश्किल होता है। कुछ सब प्लॉट्स अधूरे रह गए, कुछ किरदारों का डेवलपमेंट रुक सा गया, ये सब बातें भी कही गई। तो ये कुछ आलोचनाएं भी रहीं, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी शक्तिमान की एक बहुत मजबूत लेगेसी है ना? बिल्कुल है। आलोचनाओं के बाद भी शक्तिमान इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है। यह सिर्फ एक शो नहीं, एक कल्चरल आइकॉन है। जब भी 90s को याद करते हैं तो जो गिनी चुनी चीजें दिमाग में आती हैं, उनमें शक्तिमान का नाम पक्का होता है। हाँ, ये तो है। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि इससे जुड़ी कॉमिक्स, खिलौने, स्कूल बैग्स, टिफिन बॉक्स, सब कुछ हिट था। इसकी विरासत आज भी जिंदा है। और शायद इसीलिए इसके रीबूट या वापसी की खबरें हमेशा चर्चा में रहती हैं। एकदम सही। सालों से इसकी वापसी को लेकर अटकलें लगती रही हैं, लेकिन 2020 में मामला थोड़ा सीरियस हुआ, जब मुकेश खन्ना जी ने खुद अनाउंस किया कि शक्तिमान अब बड़े पर्दे पर वापसी करेगा, एक फिल्म के रूप में। अच्छा। और इस प्रोजेक्ट में कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बल्कि सोनी पिक्चर्स इंडिया जैसा बड़ा स्टूडियो पार्टनर है। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। तो क्या कुछ पता चला है कि ये फिल्म कैसी होगी, क्या होगा इसमें? देखिए, अनाउंसमेंट के बाद से कई तरह की खबरें और अफवाहें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक पूरी फिल्म ट्रिलॉजी हो सकती है। 3 फिल्में? हाँ, 3 फिल्मों की सीरीज। जाहिर है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। बातें हो रही हैं कि इसमें आज के बड़े बॉलीवुड स्टार्स काम कर सकते हैं। हालांकि कास्टिंग को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सब अंदाजे ही हैं। और सबसे जरूरी बात, इसमें हॉलीवुड लेवल के एकदम हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आज की जनरेशन को भी अपील कर सके। इसे ग्लोबल सुपर हीरो फिल्म बनाने का इरादा लगता है। ये सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एक डर भी रहता है मन में, कहीं इतने बड़े बजट और शानदार वीएफएक्स के चक्कर में जो ओरिजिनल शो की आत्मा थी वो कहीं खो ना जाए। वो सादगी, वो नैतिक शिक्षा वाला एंगल। और यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। क्या नया शक्तिमान सिर्फ एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स पर ही फोकस करेगा, या वो जो ओरिजिनल शो की स्पिरिट थी, जिसने उसे इतना खास बनाया था, उसे भी बचाकर रख पाएगा? हाँ। वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला जो एलिमेंट था, क्या वो आज के दौर में भी उतना ही रेलेवेंट होगा? और क्या मेकर्स उसे कहानी में पिरोने की कोशिश करेंगे भी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये रीबूट किस तरफ जाता है। क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया को भुनाने की कोशिश होगी, या ये सच में शक्तिमान की विरासत को आगे लेकर जाएगा? तो हमने आज शक्तिमान के पूरे सफर पर एक नजर डाली, कैसे मुकेश खन्ना जी ने इसे बनाया और इसमें जान फूंकी, कैसे गंगाधर और शक्तिमान के डबल रोल ने लोगों का दिल जीता, कैसे ये शो देखते ही देखते पूरे देश का फेवरेट बन गया, इसके पीछे की वजह क्या थी, समाज पर इसका अच्छा और बुरा दोनों तरह का क्या असर पड़ा, क्या आलोचनाएं हुई, और अब भविष्य में इसके बड़े पर्दे पर आने की क्या उम्मीदें हैं। इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
शायद यही कि शक्तिमान सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनकर उड़ने वाला एक सुपर हीरो धारावाहिक नहीं था। ये 90s के दशक के भारत का एक आईना था, जिसने एंटरटेनमेंट के साथ साथ नैतिकता और भारतीय मूल्यों को जोड़ने की एक बहुत कामयाब कोशिश की। सही बात है। इसने साबित किया कि हमें अपने सुपर हीरोज बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आज भी हमारी पॉप कल्चर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम सुपर हीरोज के एक ऐसे युग में हैं जहां दुनिया भर से, खासकर हॉलीवुड से, हमें जबरदस्त एक्शन, कॉम्प्लेक्स कहानियों और शानदार विजुअल्स वाली फिल्में और सीरीज देखने को मिलती हैं। इन सब के बीच ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि शक्तिमान, जिसके पास शायद आज के स्टैंडर्ड वाले वीएफएक्स या वैसा बजट नहीं था, फिर भी वो इतना कामयाब और इतना यादगार क्यों बना? क्या उसकी सफलता का राज सिर्फ उसकी शक्तियों में था, या फिर उसके किरदार का वो नैतिक आधार, वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो भारतीय वैल्यूज से उसका जुड़ाव कहीं ज्यादा मायने रखता था? आखिर एक सुपर हीरो को सच में सुपर क्या बनाता है? उसकी ताकत या उसका चरित्र? इस पर सोचा जा सकता है।